present now window unit dimension sheet. Can you see the window now? A window in front Yes, of you. sir. The equation, Yes, sir. the equation of Yes, is sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व हो जाएगा. We have given y is equal to 2a sine 2 pi ct by lambda cos 2 pi x upon lambda. इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है इजीली ढूंढ सकते हो आप. आपको मैं लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन. हाँ, अंदर में जो क्वांटिटी होता है वो एंगल क्वांटिटी होता है. यस सर, फोर्थ ऑप्शन. हाँ, जो एंगल जो डिफाइन होता है, जैसे आप रेडियन में लिखते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखते हो ना रेडियन. तो थीटा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है. हालांकि इसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन लेस होता है. बताऊँ इसके बारे में भी. तो इसमें क्या होगा कि जो सबका डायमेंशन लेस होने के लिए 2 पाई सी टी बाय लैम्डा का जो भी डायमेंशन होगा वो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा के डायमेंशन के बराबर होगा. दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन लेस एम टू पावर 0 एल टू पावर 0 टू पावर 0, या फिर आप इसको 1 बोल सकते हैं. तो यहाँ से आप कंप्यूट कर सकते हैं. 2 पाई का ऐसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आपको देखना होगा सी टी बाय लेमडा का डायमेंशन एक्स बाय लेमडा के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए. पहली बात. दूसरी बात, सी टी बाय लेमडा लेमडा के डायमेंशन के भी बराबर होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाए, डायमेंशन लेस बन जाए. तो सी टी का लेमडा के डायमेंशन के बराबर ऊपर नीचे तभी कटेगा. तो पहला ऑप्शन सही. दूसरे ऑप्शन में है एक्स इज सेम एज लैम्डा. यस, एक्स और लैम्डा सेम होना चाहिए. तीसरा में 2 पाई सी बाय लैम्डा. 2 पाई सी बाय लैम्डा जो है, क्या वो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा के बराबर है, लैम्डा टी के बराबर है. तो हमको देखने के लिए देखना होगा कि दोनों को अगर हम डायमेंशनली देखें क्या ये इक्वल है. तो हाँ है. क्या किया है, टी को उठा के इसमें डाल दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो भी ये करेक्ट है. देन ऑल्सो ये करेक्ट है. ठीक है. तो तीनों तो करेक्ट हो गया, पहला तीनों. और सी बाय लेमडा एक्स बाय लेमडा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सी बाय लेमडा एक्स बाय लेमडा टी के बराबर होना है. 2 पाई का ऐसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता है. तो सी बाय लेमडा का यूनिट और एक्स बाय लेमडा टी का यूनिट सेम होगा, उसी तरह से डायमेंशंस भी सेम होंगे. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. क्लियर है. यस सर. अब जैसे इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया. हमारे पास क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बीटा इंटू गामा बाय अल्फ़ा. ये पूरे एंगल में है. एक्स अल्फ़ा बीटा का यूनिट दिया हुआ है. एक्स का यूनिट मीटर है, अल्फ़ा का यूनिट मीटर सेकेंड पर इनवर्स सेकेंड. सर फर्स्ट ऑप्शन. सही है. मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग मीटर इनवर्स सेकेंड. तो बोल रहा है यूनिट ऑफ वाई एंड लेमडा क्या होगा. देखो, कॉस खुद एक डायमेंशन लेस यूनिट लेस क्वांटिटी होता है. तो y का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा. तो y का डायमेंशन तो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होने के लिए x का डायमेंशन मीटर है, मतलब x का यूनिट मीटर है. तो y का डायमेंशन एक्स का स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर, तो यूनिट भी बराबर होगा. तो यूनिट ऑफ y क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि x का मीटर है. अब आ गया किसका पूछा जा रहा है, गामा का.
तो गामा इधर है, तो 2 पाई का तो ऐसे भी कोई यूनिट नहीं होता है, तो बीटा गामा बाय अल्फ़ा, तो बीटा गामा और अल्फ़ा का यूनिट सेम होना चाहिए। मैं अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखूं तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो बीटा का हमको दिया हुआ है कितना, मीटर पर सेकंड। उससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे यस सर। क्या आएगा गामा का, जी गामा सर। का। यस सर। तो गामा का जो डायमेंशन होगा वो अल्फ़ा और बीटा के डिवाइजन के बराबर होगा। अल्फ़ा और बीटा को डिवाइड करके निकाल लीजिए क्या आ रहा है, दैट विल बी द आंसर। ओके यस सर। देखो एरर समझने के लिए सबसे पहले 2 टर्म को समझेंगे। पहला एक्यूरेसी, और दूसरा है प्रिसीजन। इस दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपको एक टेबल का लेंथ जिसका कि ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 5.62 है, दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ दैट लेंथ, और 2 पर्सन है, देयर आर 2 स्टूडेंट्स आर गिवन ए टास्क टू मेज़र द लेंथ ऑफ दैट टेबल। टेबल का लेंथ मेज़र करके लाइए, तो दिस इज़ ट्रू वैल्यू, दिस नॉट मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए ने मेज़र वैल्यू करके लाया, तो वो ए ने लाया 5.5, ओके, या 5.6 कर लो उसको, ए का 5.6 हो गया। बी इसको लेकर आया है 5.58, ओके। विच वन इज मोर एक्यूरेट The A is more accurate. and which one is more precise? B is more precise. B is more precise. तो B is more precise. A को अगर देखोगे कि A के पास ऑप्शन क्या है कि 5.6 मेज़र करके लाया है वो, तो अगर वो एक्यूरेसी बढ़ाना भी चाहे तो इससे आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसका स्केल अलाउड नहीं है। स्केल उसका 5.7 जा सकता है, 5.5 जा सकता है, राइट। 5.5, 5.6, 5.7 कर सकता है वो, लेकिन 5.61 नहीं कर सकता। इसके पास में ये एबिलिटी है कि अगर वो 5.58 कर सकता है तो 5.60 भी कर सकता है, और 5.61 भी जा सकता है, और 5.62 भी जा सकता है, मतलब इसके ज़्यादा करीब तक जा सकता है कि नहीं। तो इस जा सकता है, इसका मतलब इसका स्केल अलाउड करता है। इसका स्केल को समझोगे तो इसको इस मेजर्ड वैल्यू से आप देखकर अगर आप स्केल के लीस्ट काउंट को वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका 0.1, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा 0.01। तो लीस्ट काउंट जिसका जितना कम होता है, रिजोल्यूशन जितना कम देगा स्केल का, वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो प्रिसीजन हम लोग स्केल के लीस्ट काउंट को देखकर करते हैं। स्मॉलर द लीस्ट काउंट हायर द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना ट्रू वैल्यू के करीब है उस पर डिसाइड होगी कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पर ए की एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब है, लेकिन बी ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका स्केल का लिस्ट काउंट ज़्यादा कम है। समझे बात को, स्मॉलर है, क्लियर है। Yes sir. लिखाना पड़ेगा। No sir. No sir. ए प्रिसीजन किस बात पर डिपेंड करता है, Least count जितना कम होगा उतना precision ज़्यादा होगा। हाँ, स्मॉलर द लीस्ट काउंट हायर द प्रिसीजन। और लीस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या है, एक स्केल में जो ये मार्किंग किया होता है किसी स्केल का, कोई भी स्केल हो, एम्पियर मीटर हो, थर्मामीटर हो, जो भी मीटर हो,
तो उसमें से सबसे छोटा मेज़रमेंट यानी कि सबसे छोटा मेज़रमेंट जो किया जा सकता हो वही उसका क्या होता है? लीस्ट काउंट। हाँ, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू अ स्केल, द स्मॉलेस्ट value that can be measured through a scale, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये हमको एक्यूरेसी समझ में आ गया, प्रिसीजन समझ में आ गया। अब हम समझेंगे एरर को। एरर क्या होता है? एरर डिफाइंड होता है, दिख रहा है ना यहाँ पे? नहीं दिख रहा किसी को? somebody is there जिसको नहीं दिख रहा हो? दिख रहा है सबको, इसका मतलब ठीक है। एरर जो है, एरर डिफाइंड होता है क्या? बोलो। मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आपको पता ही हो तो आप मेजरमेंट करेंगे क्यों? अगर आपको एरर निकालना है तो मेजर्ड वैल्यू मेज़र करके लाएंगे और ट्रू वैल्यू घटा देंगे उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि एरर कितना है। तो एरर पता करने के लिए आप मेज़रमेंट थोड़ी ना करते हैं। हमको ये पता करना होता है कि आपके मेज़रमेंट में क्या एरर है। दिस इज़ द टास्क। ये तो हमारा टास्क नहीं है ना। टास्क, अल्टीमेट टास्क क्या है? वो हमको एरर आ रहा है, एरर आ रहा है तो बताना तो पड़ेगा एरर, लेकिन हमारा टास्क तो है हमको ट्रू वैल्यू बताना, उसको एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो हमको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता है, तभी तो हम मेज़रमेंट करते हैं। अगर हमको ट्रू वैल्यू पता है तो हम मेज़रमेंट क्यों करेंगे? बोल देंगे सीधा, आंसर ये है, देखो, है कि नहीं? तो हमारा टास्क, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एरर निकालना है तो ट्रू वैल्यू चाहिए। बिना एरर का कोई मेज़रमेंट का वैल्यू मतलब होता नहीं है। बिना कोई भी ऐसा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, आप साइंस में मेज़रमेंट नहीं हो सकता जिसमें कि आप एरर का पॉसिबिलिटीज़ ना बताएं। आपको एरर की पॉसिबिलिटीज़ बतानी हो, मैक्सिमम परमिसेबल एरर के बारे में बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक एरर का चांस है आपके मेज़रमेंट में। आप कोई भी मेज़रमेंट कर रहे हो तो कोई भी रिज़ल्ट फिजिक्स में, ऐसे मान लो कि आप गए मेज़र करके 5 मीटर लेके चले आए, इट्स नॉट द राइट मेज़रमेंट इन फिज़िक्स, बिकॉज आप 5 मीटर मेज़र करने में क्या गलती किए हैं या आपके एरर होने का क्या चांसेस है, साथ में वो भी बताना पड़ेगा। तो अब मुझे एरर बताना ही बताना है तो ट्रू वैल्यू जानना होगा, और ट्रू वैल्यू हम जानते हैं तो हमको मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर तो हो गया, हम लोग फंस गए हुए लूप में कि हम ट्रू वैल्यू पहले या एरर पहले। बात समझ में आया कि नहीं? तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रू वैल्यू तो हम जानते नहीं हैं। देखो, इस बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग रैंडम एरर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैं छोड़ता हूँ। अभी हम ये जानेंगे कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है एरर। अब क्या मेजर्ड वैल्यू कभी बड़ा हो सकता है? कभी आप मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से बड़ा लेकर चले आए तो पॉजिटिव एरर होगा, और मेजर्ड वैल्यू अगर छोटा लेके चले आए ट्रू वैल्यू से, कैसा एरर होगा? नेगेटिव एरर होगा। कभी कभी आपका मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू मैच कर जाता है तो वहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो, वहाँ पे एरर ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो एरर अलग टर्म है, एरर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो एरर जो इस तरह से डिफाइन हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, एरर का कैटेगराइजेशन करेंगे हम लोग। क्या क्या एरर का कैटेगराइजेशन होता है? बोलो। सिस्टमैटिक एरर होता है और रैंडम एरर होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? सिस्टमैटिक किसको कहते हैं? सिस्टमैटिक, हाँ, जिसका नॉन कॉज पता है। प्रेडिक्टेबल भी होता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस वजह से एरर हो रहा है,
इसको प्रेडिक्टेबल भी कहेंगे। इससे अलावा सिस्टमेटिक में जो मेन चीज़ है ना, मेन डिफरेंशिएशन रैंडम से जो डिफरेंट करता है वो इसकी डायरेक्शन है। जैसे मान लो कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इज़ नथिंग बट मेजरमेंट, तो आप एक्सपेरिमेंट जब भी लेबोरेटरी में करते होंगे तो एक टेबल बनाते होंगे जिसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लिखते होंगे, और एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके आप उसमें ऑब्जर्वेशंस लिखते होंगे और फाइनली आपको उसका एवरेज वैल्यू निकाल के देते होंगे। याद आया, कभी किए हैं? तो हाँ, तो कोई भी मेज़रमेंट्स बार बार जब रिपीट किया जाता है तो हर बार कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं। तो मान लो कि किसी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में कोई एरर आ रहा हो और जितनी बार आप उसको रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, हर बार अगर वो पॉजिटिव आ रहा हो तो उसको यूनिडायरेक्शनल कहेंगे, हर बार वो नेगेटिव आ रहा हो तो भी यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। लेकिन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ये अगर फ्लक्चुएट करता हो तो वो सिस्टमेटिक एरर के कंडीशन में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिस्टमैटिक एरर में हम, हाँ, सिस्टमैटिक एरर में हम लोग सबसे जो यूनिक इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है सिस्टमैटिक एरर होने का, वो है इसका डायरेक्शन। तो यूनी डायरेक्शन कहेंगे इसको, यूनिडायरेक्शनल, और इट कैन बी रिमूव्ड। इसको हम लोग हटा सकते हैं। पहले रीज़न जानेंगे तो हटा सकेंगे। व्हाट आर द रीज़न्स? कॉज जो होता है वो किस किस वजह से सिस्टमैटिक एरर में आएगा। तो सिस्टमैटिक एरर में 3 मेजर रीज़न है। आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, आप जिस मेथड से आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, मेज़रमेंट परफॉर्मेंस का एक मेथड होता है, एक टेक्निक होता है, अगर उसमें गलतियां कर रहे हैं तो भी उसमें मेज़रमेंट में एरर आने का चांस है। तो रॉन्ग टेक्निक, या फिर आपका पर्सनल हैबिचुएशन है या किसी वजह से आप पर्सनली उस पर एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से, आपके कैजुअल बिहेवियर की वजह से, तो वो पर्सनल एरर में आएगा। ठीक है? सॉरी, पर्सनल इसमें, हाँ पर्सनल चेंज होगा। हाँ ठीक है, पर्सनल। अब मैं जो बात कर रहा हूँ पहले इंस्ट्रूमेंटल का, कि इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंट बनाने के वक्त, जैसे आप थर्मोमीटर फॉर्म कर रहे हैं तो थर्मोमीटर में जो लेंथ ऑफ द कॉलम चेंज होता है उससे टेम्परेचर का एक लीनियर रिलेशनशिप बनता है जिससे मार्किंग किया जाता है। आप टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। कैलिब्रेशन समझते हैं ना? कैलिब्रेशन का मतलब मार्किंग होता है। इस तरह से जो मार्किंग किया रहता है ना, ये वाला जो मार्किंग करते हैं हम लोग, अगर मार्किंग करते वक्त गलती कर दे तो मान लो कि 2 के बीच का लेंथ कुछ होना चाहिए, आपने कुछ और लेंथ दे दिया, जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो नहीं देके कुछ और लेंथ दे दिया, तो क्या वो सही स्केल बनेगा? नो सर। हाँ, इसी को कैलिब्रेशन कहते हैं। अगर उसमें गलती हो गई तो आपका वो इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं रह पाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट में जो होता है वो या तो उसका डिज़ाइन करने में एरर हो सकता है और या फिर उसमें कैलिब्रेशन में एरर हो सकता है। ये दोनों ही एरर ऐसा है जिसको कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंस्ट्रूमेंट के चेंज करने के। समझ में आया कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ? इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक ऐसा एरर है कैलिब्रेशन एरर जिसको कि आपको चेंज करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट। डिज़ाइन एरर है तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बेकार हो गया, इंस्ट्रूमेंट हटा देंगे। इसके अलावा एक एरर ऐसा भी होता है जो हमारे लिए ज़्यादा टेंशन का एरर नहीं है, जिसको हम लोग ज़ीरो एरर कहते हैं। क्योंकि ज़ीरो एरर में किया गया मेज़रमेंट, ज़ीरो एरर के साथ इंस्ट्रूमेंट में किया गया मेज़रमेंट करेक्ट किया जा सकता है, इसलिए ज़ीरो एरर हमारे लिए टेंशन की बात नहीं होती। उसमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करना नहीं होता है, सिर्फ एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट आपको ज़ीरो करेक्शन करना पड़ता है ना? बात समझ में आ रही है?
हाँ, तो ये दोनों एरर हो गया इंस्ट्रूमेंटल का एरर, इंस्ट्रूमेंट्स का एरर होता है। बाकी रॉन्ग टेक्निक के लिए आपको मान लो कि आपको जिस तरह से वर्नियर कैलिपर में आपको लेंथ मेजर करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उसी तरह स्क्रू गेज में मेज़र करने का एक तरीका होता है, या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में मेज़र करने का तरीका होता है। आप वो तरीके गलत सीखे हैं, कहीं कोई रॉन्ग टेक्निक आपको सिखा गया या आप कहीं से अडॉप्ट किए हैं रॉन्ग टेक्निक, तो आपका मेज़रमेंट में एरर आएगा। उसका भी एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू लर्न द राइट मेथड हाउ टू मेज़र। क्लियर? और तीसरा होता है पर्सनल एरर, जिसमें कैजुअल बिहेवियर भी आता है और आपके बायसनेस भी आते हैं। क्लियर है? तो पर्सनल एरर को भी आप रिमूव कर सकते हैं बाय, बोलो बट कुछ बोल रहे हैं। तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। तो बायसनेस पूछ रहे हैं, क्या होता है? बायसनेस, देखो पर्सनल बायस क्या होता है कि कोई आदमी किसी चीज़ के लिए हैबिचुएटेड होता है तो वो तरीका वो पसंद करता है। पर बायसनेस का मतलब होता है फेवरेटिज्म। किसी चीज़ कोई फेवरेट है तो आप उसको गलत है या सही है उसका नहीं ध्यान देते हुए उसका पक्ष ले लेते हैं। मतलब हम उसी तरीके से करेंगे क्योंकि हमको अच्छा लगता है। ठीक है, गलत है सही है जो भी हो, समझ गए? उसको कहते हैं बायसनेस। जैसे मान लो कि जैसे मान लो दो बच्चे लड़ाई किए, है ना, हमारे घर का बच्चा जो है वो गलती नहीं करेगा ऐसा करके हम पहले से प्री कंसीव्ड माइंड से चल रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग बायसनेस। अपने बच्चे के लिए हम बायस हो गए। समझ में आया? हो सकता है कि यही गलती किया होगा, मारपीट पहले शुरू यही किया होगा, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। हाँ बोलो। तो मतलब ये सब एरर चेक करने में पर्सनल तो क्या ये बिल्कुल लेना देना है आप जिस बात से हैबिचुएटेड होंगे वो आपके पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सकता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो पता कैसे चलेगा सर कि पर्सनल ही गलती? आपको तो मालूम होगा ना कि आप आपको मालूम होता है एक्चुअली कि आप जो है बायस हैं। आप लोगों को पता होता है कि हम किसी के लिए बायस्ड हैं। एक्चुअली एवरीबडी कैन जज एटलीस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपको ये पर्सनल बायस हटाना होगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अब मान लो कि कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि आप किसी लेवल को रीड कर रहे हैं। जैसे ट्यूब में आप एक ट्यूब देखते होंगे, इस तरह से ट्यूब रहता है, ट्यूब में मार्किंग लगा रहता है, कितना लेवल तक ये लिक्विड जो है ऊपर गया है, इसका मार्किंग हमको रीड करना है। पता है कि ये मार्किंग रीड करने में अगर आप ऊपर से देखोगे, थोड़ा ऊपर से देखोगे, कुछ रीडिंग नज़र आएगा, और नीचे से ऐसे करके देखोगे तो कुछ रीडिंग आएगा। तो करेक्ट मेथड क्या है? हाँ, लेवल से इसको देखोगे तो सही रीडिंग आपको पकड़ पाओगे। कभी कभी आप घड़ी की सुई भी देखते होगे, जिसको कि हम पैरेलक्स एरर कहते हैं। घड़ी की सुई जब देखते होगे तो आप अगर साइड से घड़ी की सुई देखोगे तो किसी और पे आपको वो स्टैंड होता हुआ दिखेगा, किसी और डिजिट पे, और सामने से देखोगे तो किसी और डिजिट से, फिर राइट डायरेक्शन में चले जाओगे तो किसी और डिजिट से। देखे हो ऐसा कभी? हाँ, दिस इज कॉल्ड पैरेलक्स एरर। अब इसमें आप फेवरेटिज्म आपका हो सकता है। हम अब इसको मेज़र करने में हम नीचे से ही देखेंगे, हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं देखना ऊपर से, हम नहीं जाएंगे लेवल के ऊपर, आदत बना लिए नीचे से देखने का। दिस इज़ कॉल्ड फेवरेटिज्म, मतलब ये आपका बायसनेस है। आप जब करोगे तो ये गलती आ जाएगी। तो आपका गलती जो आपका बिहेवियर जो है आप जो रिपीट करेंगे वो एक यूनी डायरेक्शन में रिपीट करेंगे। देखो, ज़ीरो एरर करेक्शन, ज़ीरो एरर करेक्शन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको ट्रू वैल्यू चाहिए तो आप जो मेजर्ड वैल्यू है MV फॉर मेजर्ड वैल्यू में क्या घटा देंगे? ज़ीरो एरर को घटा देंगे। ये सिंपल बात है, एकदम सिंपल सा स्टोरी है।
अब इसको समझने के लिए ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ। जैसे मान लो कि एक एम्पियर मीटर है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रीडिंग है, और इसमें कोई करंट नहीं दिए, एम्पियर मीटर में कोई करंट नहीं दिए, I इज इक्वल टू 0 है। तो जो पॉइंटर है वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए? 0 पे। 0 पे पॉइंट कर रहा है, इसमें इसको कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन सोचो कि अगर ऐसा हो जाए कि पॉइंटर जो है पहले से कुछ पॉइंट करना शुरू कर दे ऐसे, इवन दो देर इज नो करंट, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर के कंडीशन में आएगा। दिस इज पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर वो पीछे चला जाता, मतलब वाला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये पॉइंटर जो है पीछे थोड़ा सा आके आपको पॉइंट कर रहा होता, जितना आगे 1 में जाता हो, ये सोच लो -1 है एक तरह से। ठीक है, तो ये कैसे कैटेगरी में आ गया? ये नेगेटिव दिस इज नेगेटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। और ये वाला कौन सा कैटेगरी में आ गया? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। दिस वन नो ज़ीरो एरर। ओके, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में अगर करंट देते हैं इसको, तो आप बताइए अगर काटा यहाँ पे चला गया 0 0 -1 2 3 4 5 6, या फिर सॉरी 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें बताइए इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है? उसमें 5 है। ये दो केसेस है, बोलो 5। इसमें कितना करंट हुआ? आई की वैल्यू। 5 व्हाट इज ट्रू वैल्यू ऑफ द करंट यू मेजर्ड? आपका मेजर्ड वैल्यू क्या है? आप जिस पे 4 पॉइंट आ रहा है वही ना बताएंगे, 4 एम्पियर। तो मेजर्ड वैल्यू आपका 4 हो गया। और फिर आपका एरर का क्या करेंगे? एरर का क्या करेंगे? आप जीरो एरर को घटा देंगे, यही ना करोगे? अब यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू क्या हो गया? तो मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और हाँ ज़ीरो एरर आ रहा है, इसको हम लोग ज़ीरो एरर कहेंगे स्पेसिफिकली, वो हो गया -1 एम्पियर। तो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू हो गया 4 -1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। 0 से स्टार्ट करके 4 पे जाता तो 4 एम्पियर होता, -1 से स्टार्ट करके 4 गया तो कितना एम्पियर हो जाएगा? 5 एम्पियर। वैसे ही ये स्टार्ट कहाँ से किया? 1 से स्टार्ट करके 4 पे जा रहा है, इसका मतलब 3 एम्पियर होगा ये। हाँ तो इसमें जो मेजर्ड वैल्यू है वो तो फिर से 4 एम्पियर हो गया, लेकिन इसमें ज़ीरो एरर कैसा है? पॉजिटिव। तो ज़ीरो एरर इज इक्वल टू +1। तो आप जब ट्रू वैल्यू निकालोगे तो 4 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 एम्पियर। समझ में आ गया? हाँ बोलो। देखो ये 0 से पीछे चला गया, 0 पे जो होना चाहिए था उससे और पीछे है, इसीलिए -1 हो गया। ये वाला -1 का डायल हो गया।
0 से आगे बढ़ते हैं तो प्लस, 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस। तो आप सोचो कि करंट 0 है, कोई करंट इसको नहीं दिया था, तो ये होना चाहिए था 0 पर, तो 0 पर ना हो के -1 पे है, तो इसको हम लोग नेगेटिव 0 का एरर कहेंगे। पीछे होने का मतलब हो गया नेगेटिव 0 एरर, इसीलिए 0 एरर इज इक्वल टू -1 एम्पियर लिखा। ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ से हमको समझ में बात आ रही है कि 0 एरर करेक्ट किया जा सकता है। अब एक एरर जो हम लोग का बच गया वो रैंडम एरर है, इसको समझेंगे। रैंडम एरर जो होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनप्रेडिक्टेबल, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन में भी रैंडम होता है, रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन का मतलब क्या समझ रहे हो? फिजिकल क्वांटिटी। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, डायरेक्शन का मतलब हो गया कि अगर हम मान लो कि मेज़र करके वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो जो एरर के आने की पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में है पहले 4 बार में, जब एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाएगा तो दूसरी बार में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो रैंडम डायरेक्शन यही हो गया, डायरेक्शन में भी रैंडम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी 10 बार एक्सपेरिमेंट किए तो 10 में से इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब 50-50% चांस जो है पॉजिटिव होने की रहेगी और 50% चांस जो है नेगेटिव होने की रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 5 पॉजिटिव एरर लेकर आएंगे और 10 में से जो 5 होंगे वो नेगेटिव एरर लेकर आएंगे। क्लियर है? यस सर। रैंडम सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, रैंडम मैग्नीट्यूड भी होता है। रैंडम मैग्नीट्यूड होने का क्या मतलब हुआ कि अमाउंट में भी कितना बड़ा होगा, वी कांट प्रिडिक्ट दैट। कभी कभी बहुत बड़ा लार्ज हो सकता है, कभी बहुत छोटा भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो रैंडम मैग्नीट्यूड का वजह से होता है। और कॉज क्या है? कॉज भी रैंडम है, रैंडम कॉज। रैंडम कॉज जैसे अनएक्सपेक्टेड कॉज कभी कभी आ सकता है, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो बहुत सारा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो कि मान लो कि इन्वायरमेंट के प्रेशर पे डिपेंड करता हो, और आप लेबोरेटरी में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक से बारिश आने वाली है। जैसे ही बारिश आने वाली होती है कहीं पे, वहाँ का प्रेशर जो होता है लो हो जाता है। क्या आप जानते हैं? वहाँ का जो इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है वो वहाँ पे लो हो जाता है। आंधी आने वाली हो तो प्रेशर लो हो जाता है, और उस लो प्रेशर में आप जो प्रिडिक्ट करके वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं उसमें एरर आ जाएंगे, है ना। आपका एक्सपेरिमेंट अफेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करके आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कोई चीज़ आप रीड कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है अचानक से एक स्पाइक्स ऑफ वोल्टेज दे दे आपको, या फिर आपका एक लो वोल्टेज चला जाए अचानक से और फिर ठीक हो जाए, जो आपको पता भी ना चलेगा ऐसा हुआ, और आपके रीडिंग को अफेक्ट कर दे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। कहीं का टेम्परेचर, किसी का प्रेशर, या फिर एयर ब्लो कहीं पे हो जाए तो उससे अगर अफेक्ट हो रहा है एक्सपेरिमेंट, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और रैंडम कॉज के वजह से हो रहा हो और रैंडम डायरेक्शन में हो रहा हो, तो इसको हम लोग रैंडम एरर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रैंडम एरर। ना बात हुई कि ये डायरेक्शन वाइज जो होता है वो रैंडम होता है, मतलब 50% जो होगा, 50% चांस किसके लिए? 50% जो है 50/50 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए बढ़ जाएगा। अब इससे फ़ायदा है कि आप सारा एरर जो है सिस्टमेटिक का तो रिमूव कर सकते हो, लेकिन रैंडम एरर को रिमूव कर नहीं सकते। तो करेगो क्या तुम? हाउ विल यू रिमूव रैंडम एरर? बोलो, हाउ विल यू रिमूव रैंडम एरर?
चल बताओ। लिखो नोट में, रैंडम एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अ रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, अ रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by taking the mean value of measured values, by taking the mean value of measured values for large number of observations. Random error can be minimized by taking the mean value of measured values of large number of observations. एक सिंपल सा रिलेशन होता है, रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाना होगा और उसका मीन वैल्यू लेकर आना होगा। इसीलिए आप जो है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल नोटबुक में जब आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं, मेजर्ड वैल्यूज़ का डेटा लिखते हैं, तो आप रिपीटेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन को बार बार लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक बार ऑब्जर्वेशन लिए, कुछ डेटा आया, हो गया, एक्सपेरिमेंट ख़त्म। क्यों उसको रिपीट करते हैं? उसको इसलिए रिपीट करते हैं कि जब आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो, और जितना ज़्यादा बार उसको रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपके एरर को मिनिमाइज होने का चांस मिलेगा, है ना। तो रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं आप। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे उतना कम जो है रैंडम एरर होगा, पहली बात। दूसरी बात कि क्यों होता है ऐसा, आपको क्या कहा गया कि मीन वैल्यू लो। मतलब सपोज हम लोग क्या करते हैं कि एक लेट एन एक्सपेरिमेंट has observations A1, A2, A3, AN, n टाइम्स इसमें ऑब्जर्वेशंस किया गया। तो अलग अलग वैल्यूज़ लेके, मान लो लेंथ ही मेज़र कर रहे हैं हम जो n टाइम्स तक लेंथ मेज़र करके हर बार अलग अलग वैल्यू लेकर आए, तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर रिज़ल्ट, हाउ विल यू फाइंड द रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट बताने के लिए आपको ट्रू वैल्यू के करीब पहुंचना पड़ेगा। ट्रू वैल्यू को करीब कैसे पहुंचेंगे, तो आप ए मीन निकालेंगे। ए मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN डिवाइडेड बाय n। तो ये ए मीन निकल गया। ए मीन आपको ट्रू वैल्यू के करीब कर देता है। क्यों ऐसा करता है कि आप सोचो ना कि 50% चांस है पॉजिटिव एरर आने का और 50% चांस है कि नेगेटिव एरर आने का। तो हो सकता है कोई एरर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कैंसिल आउट कर दे और ऐसे 50% उधर से 50% इधर से। अगर कैंसिल आउट हो गया सारा तो एरर ही कैंसिल आउट हो गया इस एडिशन में। जब आप ऐड करते हो ना किसी वैल्यू को, A1 को सोचो कि ए नॉट ट्रू वैल्यू है, एरर ज़्यादा, मान लो कि उससे कुछ x ज़्यादा है। हो सकता है कि दूसरी बार में जब आपने एक्सपेरिमेंट किया वो A नॉट जो है AX कम आ जाए, नहीं समझे। तो आप दो बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो एवरेज वैल्यू में x कट जाएगा ना एरर वाला, तो बचेगा A नॉट। अब इसका एवरेज निकालोगे तो A नॉट 2 A नॉट बाई 2 कितना हो गया, A नॉट। ये ट्रू वैल्यू के करीब आया ना। यस सर। तो ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ट्रू वैल्यू के उतने ज़्यादा करीब हम लोग पहुँच जाएंगे बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ और या मीन वैल्यू ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज़। हाँ, तो जितना मेजर्ड वैल्यूज़ है और सारे ऑब्जर्वेशंस में उसका मीन वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है। तो मीन वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अब मैं जो आपको ये सवाल पूछ रहा था ना शुरू में कि अगर ट्रू वैल्यू आपको पता हो तो आप मेजरमेंट क्यों करेंगे, और अगर ट्रू वैल्यू पता नहीं हो तो आप एरर कैसे लाएंगे, यहाँ से उसका आंसर आता है। आप एक्चुअली आपको जो एरर बोला जाता है ना कि एरर निकालो,
तो एरर वैल्यू में तो एरर निकालो का मतलब हो गया मेजर्ड वैल्यू लेके आए, जैसे A1 A2 A3 ये सब मेजर्ड वैल्यूज़ है। अब बोलेंगे इसमें कितना एरर आया, तो यही आपका मीन वैल्यू ही आपके ट्रू वैल्यू के जगह पे काम आएगा। ट्रू वैल्यू के जगह पे क्या लिख दोगे? मीन वैल्यू। तो एक्चुअली ट्रू वैल्यू पता होता तो आप मेजरमेंट करते ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिजल्ट आ रहा ना ये ए मीन, उसी से कंपेयर करके हम एरर देखते हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ सर मतलब मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। हाँ, मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू होता तो मेजरमेंट क्यों करते। और ये जो मीन वैल्यू लेकर आ रहे हैं यही तो हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हुआ कि ये देखो हमारा रिजल्ट है, तो उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ही एक्चुअली एरर जो है निकालते हैं हम लोग हर मेज़रमेंट का अलग अलग। जैसे मान लो पहले वाले केस में मेजर्ड वैल्यू जो है A1 था, है ना, और ट्रू वैल्यू किसको मान लिए हम लोग? मीन वैल्यू को। तो इससे कुछ एरर आएगा ना, मॉड लगा देंगे तो यही आपका एब्सोल्यूट एरर है इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब दूसरी बार फिर से मेज़र करके लाएं वैल्यू, कितना लाए थे? A2, फिर इसको A मीन से घटा के देखेंगे तो इसको डेल्टा A2। तो इस तरह से आप हर एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट में कितना एरर्स आया। तो डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस A मीन। इजी, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स। नाउ एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जिस तरह से आपने मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाला और कहा ये रिज़ल्ट है, वैसे ही एब्सोल्यूट एरर्स का एक मीन निकालेंगे और कहेंगे ये टोटल एरर है, टोटल पॉसिबल एरर है ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में जो एरर की पॉसिबिलिटीज़ वही बनती है जो मीन एब्सोल्यूट एरर से आती है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? तो डेल्टा ए मीन लिखेंगे इसको। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू, सबको आपको ऐड करना होगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 और डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, just add all these and take the average of this one divided by n. So this is mean absolute error. Once you know absolute error, once you know mean absolute error, what is the result of the experiment? आप कैसे लिखते हैं रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का? टोटल एरर नहीं, सिर्फ एरर बताएंगे या फिर और कुछ बताएंगे? रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो रिजल्ट जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसमें तो आपने ए कैलकुलेट किया है, ए को मेज़रमेंट किया है, तो ए इज इक्वल टू जो मीन वैल्यू आया वो तो बताएंगे ना, ये हमारा रिजल्ट है। मान लो लेंथ मेज़र करने दिया तो हमारा ये जो ए मीन जो को निकाले वही रिजल्ट हुआ ना। जो बार बार आप मेज़र किए उसका एक एवरेज वैल्यू ले लिया, मीन वैल्यू ले लिया, बता दिए यही रिजल्ट है। ठीक है? यस सर। अगर यही रिजल्ट है, ए मीन ही रिजल्ट है, तो इसके साथ में इसके पॉसिबल एरर को भी बताना पड़ेगा। तो पॉसिबल एरर हमारा यही है, कौन सा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर डेल्टा ए मीन भी लिखना पड़ेगा ताकि आपको मेज़रमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो कि आप सिर्फ वैल्यू नहीं निकाल के लाए हैं, साथ में उसके पॉसिबल एरर होने के चांस भी बता के लाए हैं कि ये चांस है उसमें एरर होने की। यस ठीक है? क्लियर है? जी। यस सर। चलो, तो ये हो गया आपका रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट पता हो तो आप जो है रिलेटिव एरर बता सकते हैं। रिलेटिव एरर क्या होगा बताओ? रिलेटिव एरर सिंपल है, आप डेल्टा ए मीन जो भी आया है मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको ए मीन से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बिकम रिलेटिव एरर। इसको आप RE से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसी तरह से होता है परसेंटेज रिलेटिव एरर।
परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है? तो परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना हो तो रिलेटिव एरर into 100. मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर हमको पता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन By A mean 200. इंटू 100%। ठीक है, दिस इज परसेंटेज रिलेटिव Error. एरर। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम को देखो, इसके साथ ही प्रोपगेशन ऑफ एरर भी सीख लेते हैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, जैसे मान लो मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं। पहला टर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी, जहाँ पर y जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है। दोनों में फ़र्क समझना, y कैलकुलेशन से आएगा, इस दोनों को ऐड करने से आएगा या फिर सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, दोनों ही बात आप ले लीजिए, प्लस और माइनस ले लीजिए। और a और b जो है मेजर्ड है, a एंड b आर मेजर्ड वैल्यूज़। तो मेजर्ड वैल्यूज़ है तो a को ज़रूर आप जब आया होगा वो अपने एरर के साथ आया होगा, a प्लस डेल्टा a आया होगा, सिर्फ a नहीं आया होगा। और b भी जब आया होगा मेज़र करके तो b प्लस माइनस डेल्टा b आया होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको बोले कि y की वैल्यू बताओ, जैसे आपको दो रेजिस्टेंस आप मेज़र करके लाए और दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद क्या वैल्यू हुआ आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो एरर प्रोपगेट होके इस दोनों से समझ में आया? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी जाएगा। तो y में क्या एरर आएगा? y तो आप निकाल लेंगे a प्लस माइनस बी से, लेकिन व्हाट अबाउट एरर? आपको डेल्टा y अगर निकालना हो तो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, चाहे इस पे माइनस साइन हो चाहे प्लस बी हो। इसी वजह से इस डेल्टा y को हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल एरर में इसीलिए माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो रिज़ल्ट जो आपका y जो भी आए, y प्लस माइनस डेल्टा y आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. सिर्फ y आपको करके नहीं छोड़ना पड़ेगा, y प्लस माइनस डेल्टा y भी निकालना पड़ेगा। और डेल्टा y आप इस तरीके से निकालेंगे, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन हो गया, y इज इक्वल टू a इंटू बी हो गया, तो एक a जो है a प्लस माइनस डेल्टा a हो और b प्लस माइनस डेल्टा b हो, तो उस केस में हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, राइट? तो यहाँ पर जो है अगर प्रोडक्ट में हो तो भी ऐसा होगा, और अगर a बाय b होता तो भी ऐसा होता, डिवीज़न में भी होता। तो ये भी जो है, ये भी क्या है? ये भी मैक्सिमम परमिसिबल, हाँ परमिसिबल या पॉसिबल परमिसिबल एरर। कैसा एरर? यहाँ पे रिलेटिव एरर आ रहा है। Relative. हाँ, Yes, sir. तो अगर प्रोडक्ट या डिवीज़न में रहेगा तो आपको रिलेटिव एरर देखना है। एक छोटा सा प्रॉब्लम में देख लेंगे, मान लो p इज इक्वल टू a b रूट बाय c टू द पावर 3/5 और d हो, और मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन p निकालना हो, क्या करेंगे? तो ऐसे सवाल के लिए आप डेल्टा p बाय p तुरंत करेंगे हम लोग रिलेटिव एरर,
और जो जैसे जैसे देखो यहाँ पर जो भी पावर है वो सारा मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा। ए का पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा ए बाय ए, प्लस बी का रूट है हाफ हाफ इंटू डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा बी, यहाँ नीचे सी का पावर क्या है 3/5, लेकिन ऊपर जाके तो -3/5 हो जाएगा। तो यहाँ तभी तो 3/5। फिर भी यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर। 3/5 डेल्टा सी बाय सी और प्लस फिर डी का पावर यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा डी बाय डी। ये एक जनरल रूल से आपको पूरा एकदम कहानी इधर में समझ में आ गया होगा। परसेंटेज दिया रहे तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर में सबको बदल सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको एरर ना पूछ के आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट की बात की जाती है। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, और बोलेगा वेलोसिटी में 2.5% का इंक्रीमेंट किए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, राइट? तो ऐसे सवाल के लिए आपको सिर्फ वेलोसिटी में चेंज किए हैं, मास में चेंज नहीं किए हैं, तो इसको छोड़ देंगे। तो डेल्टा k बाई के इज इक्वल टू, अगर मास में चेंज किए तो मास का भी टर्म लिखते हैं, 2 इंटू डेल्टा v बाई वी इंटू 100 लिखेंगे। समझ में आया? इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया परसेंटेज चेंज इन किनेटिक एनर्जी और परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर याद रखना है कि ये वाला टर्म जो होता है लेस देन 5% होगा तभी आप ये वाला मेथड से जाओगे। अगर 5% से ज़्यादा का चेंज आपको दिखे तो गो फॉर द जनरल रूल, है ना? ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे हम लोग। वो आपको जनरल रूल क्या है, K2 माइनस K1 बाय K1 इंटू 100 निकालिए। हाँ, ये जनरल रूल है कि ये परसेंटेज चेंज इन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो जनरल रूल से निकालिए, ऐसे नहीं बनेगा। कब? जब ये 5% से क्या हो, ज़्यादा का हो। अब देखो जैसे मान, हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम में क्या आप क्या रहेगा, आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट की बात रहेगी। तो आप जैसे मान लो कि आप रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखते हो रो, आपको याद होगा R1 बाय R2 का, नहीं R1 बाय R2 का फॉर्मूला क्या लिखते थे? रेजिस्टेंस में R1 बाय R2 का फॉर्मूला लिखते थे L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। लिखते थे ना? या फिर आप लिखते थे इसको एरिया के फॉर्म में तो A2 बाय A1 का होल स्क्वायर लिखते थे, और रेडियस के फॉर्म में लिखोगे तो R2 बाय R1 का पावर 4 लिखते थे। लिखते हैं। तो आपको पूछे कहीं पे कि व्हाट इज द इफ द लेंथ इज चेंज बाय x%, L इज चेंज बाय, L इज increased by x%, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस? तो क्या करोगे? ये वाला स्ट्रेचिंग है, वायर वाला प्रॉब्लम है कि एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो उसका रेजिस्टेंस अगर R1 से R2 हो जा रहा है तो ये रिलेशन को फॉलो करेगा, जहाँ L1 L2 लेंथ्स होंगे दो सिचुएशन पे, एरियाज एंड रेडियस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा कि L को इंक्रीज किया गया है x% से, तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा? %. कौन है? राबिया? यस।
ट्वाइस x% से इंक्रीज करेगा। क्यों? देखो कैसे, देखो R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर का मतलब हो गया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, सॉरी R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर वो वाला एरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल एल बाय 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आप देखो अगर ये हमारा 2x% से चेंज कर रहे हैं तो 2x% से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, होगा। जी सर। अगर मैं बोलूं कि अगर रेडियस को x% से इंक्रीज कर दिए तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, 4x% से डिक्रीज करें, 4x% डिक्रीज करके वहाँ पे हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक भी जगह पे माइनस साइन इस्तेमाल नहीं किए थे क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, लेकिन यहाँ पर हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम लोग रेडियस के फॉर्म में देखें अगर, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴ आ रहा है, देखो R2 बाय R1 का पावर 4 है। तो अगर यहाँ पे डेल्टा R बाय R लिखोगे तो इधर क्या लिखोगे, 4 इंटू डेल्टा R बाय R, लेकिन चूंकि ये नीचे है तो यहाँ पर हम माइनस साइन जानबूझ कर डालेंगे। अब डालेंगे क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, वी आर लुकिंग फॉर परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जहाँ पर परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात हो तो आप एक्चुअल पावर डालेंगे। अगर पावर 4 एक्चुअली 4 टू द R⁴ का मतलब R⁻⁴ हुआ क्योंकि नीचे है वो, तो एक्चुअल पावर माइनस साइन के साथ तब डालेंगे जब आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात की जाए, नहीं समझे। लेकिन अगर एरर की बात की जाए तो उसमें माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, नहीं होता है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो यहाँ पर देखो -4 इंटू डेल्टा R बाय R, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर स्मॉल r में हम लोग x% से इंक्रीमेंट किए हैं तो कैपिटल R में हमको 4 इंटू x% से इंक्रीमेंट मिल जाएगा, सॉरी डिक्रीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है, नहीं समझे। इफ़ यू इंक्रीज डेल्टा R बाय R अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा कैपिटल R बाय R क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इफ द रेडियस इज इंक्रीजिंग ऑब्वियसली the resistance of that part will be decreasing, okay? तो माइनस आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बता देगा, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस है R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 और एक रेजिस्टेंस है R1 प्लस डेल्टा R2, ओके। दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी विथ एरर बताना है, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी विथ एरर बताना है। सीरीज वाला तो आसान है ना, सीरीज वाला में क्या करेंगे, R इज इक्वल टू दोनों को ऐड ही करना होता है। तो ये देखो ये R2 है, ये सॉरी R1 प्लस R2 जोड़ दिए और साथ में इसका एरर दिखाना है, तो एरर भी आपस में ऐड हो जाता है। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 ईजी ना। पैरेलल में क्या करोगे, पैरेलल में, हाँ पैरेलल में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ओके, प्लस माइनस डेल्टा R। ये डेल्टा R का वैल्यू कितना,
देखो पैरेलल में जो कनेक्शन हम लोग करते हाँ 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करते हैं। आप इसको ध्यान से समझना। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दिए इसको किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा -1/r² और dr बाय समथिंग कुछ आएगा नहीं मालूम। इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/r1² dr1 और -1/r2² dr2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके तो अगर ऐसा है तो आप देखो dr मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय r, ये रिलेटिव एरर हो गया ना उसका। यस सर। नहीं आई माइनस इसको हम लोग लगभग ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा r/r यस सर। लिख सकते हैं ना। तो माइनस को हटा दो या r² है तो r² लिख देंगे। तो डेल्टा dr को लिख देंगे डेल्टा r डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू dr1 को लिख देंगे डेल्टा r1 बाय r1² प्लस डेल्टा r2 बाय r2²। तो आप इससे डेल्टा r की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा r निकल गए, यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है? अब ऐसा ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा जो मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं या फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें। जैसे मिरर फॉर्मूला में आप पढ़ते होगे 1/v। हाँ बोलो सर। माइनस क्यों दिए सर? हम लोग तो फिर पॉजिटिव हो ही गया। माइनस तो डिफरेंशिएशन की वजह से आ रहा है ना, बाद में तो माइनस हटा ही दिए। हाँ बाद में तो दोनों तरफ माइनस जो है कॉमन निकाल के हटा ही दिए। वो भी सर। वैसे ही मान लो कि मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। यस सर। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f फोकल लेंथ। तो इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा v, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना डिफरेंशिएशन किए, डेल्टा v बाय v² प्लस डेल्टा u बाय u² इज इक्वल टू f²। समझ गए? तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एक टर्म होता है लीस्ट का। अरे टाइम हो गया क्या तुम लोग का? पढ़ा देंगे। हाँ 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। लीस्ट तो क्लास नहीं है ना? हाँ हम लोग और कोई क्लास नहीं है। हाँ तो ठीक है। लीस्ट काउंट एरर, इस पार्ट को ख़त्म करेंगे तो अगले दिन जो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ और उसका कैलकुलेशंस। तो ये सब बता ही देंगे ना आज ही? नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, एक दिन रुक जाओ और ख़त्म हो जाएगा तो डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम। तुम लोग बनाओ, तुम लोग थोड़ी 11th के बच्चे हो। शुरू हो जाओ। लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है बताओ? लिस्ट काउंट में एरर। हाँ बहुत अच्छा। smallest value that can be measured or scale. देखो मैं बताता हूँ, समझो। मान लो कि ये 3 लिखा है और ये वाला 4 लिखा है, ओके। और मैं बोलूँ कि यहाँ पे पॉइंटर है, इस पॉइंटर पे आप क्या पढ़ोगे? 3.3। 3.3 बहुत अच्छा। 10 डिवीज़न है तो 3.3 हो गया ये, यानी कि एक डिवीज़न कितना का हुआ?
एक डिवीज़न 0.1 का हुआ ना, तो 0.1 क्या हो गया, लीस्ट काउंट ना हो गया इसका, 0 पॉइंट इसका लीस्ट काउंट हुआ। आप इसको भी देखकर बता सकते थे 3.3 मेजर्ड वैल्यू आया है तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो 0.1 विल बी द लिस्ट काउंट। दोनों तरफ से बता सकते थे, स्केल देखकर भी और मेजर्ड वैल्यू देखकर भी बता सकते हैं लिस्ट काउंट कितना है। लेकिन सोचो, आई एम गिविंग अ सिचुएशन जिसमें कि आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप क्या पढ़ोगे? 3.3 समथिंग आएगा और 3.3 समथिंग कितना पढ़ पाएंगे आप उसको? 3.4 समथिंग नहीं सर। हाँ, तो अपनी मर्जी से आप स्केल में लिस्ट काउंट को बढ़ा देंगे। इसमें तो स्केलिंग किया हुआ तो है नहीं ना। तो आप इसको या तो आप क्या पढ़ सकते हैं, कोई इसको 3.4 पढ़ सकता है और किसी की मर्जी हुई तो 3.5 भी पढ़ सकता है, और दोनों ही गलत है, दोनों ही एग्जैक्ट नहीं है, दोनों में एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। 3.4 पढ़ोगे तो भी एरर है, 3.5 पढ़ोगे तो भी एरर है। तो मैक्सिमम एरर होने का क्या चांस है? 3.4 से लेकर 3.5 तक के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, तो एरर विल बी कितना, इसका जो डिफरेंस है मतलब कितना, 0.1। तो आप इसमें जो एरर होने का चांस है वो 0.1 होने का है, लीस्ट काउंट भी उतने का ही है। इस एरर को कहते हैं हम लोग लीस्ट काउंट एरर। आप कोई एरर नहीं करें, सब बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई भी एरर, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, टेक्निक भी जानते हैं, रैंडम एरर को भी मिनिमाइज़ कर दिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस लेकर। लेकिन ये जो रैंडम एरर है ये भी एक लीस्ट काउंट एरर किस एरर के अंदर आएगा? रैंडम एरर क्या है? मैं क्यों बोल रहा हूँ रैंडम एरर के अंदर आएगा, बता सकते हो? कि अभी हम लोगों ने लिखा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है और 4 से क्या है, मतलब 3.3 से ज़्यादा, हाँ 3.4 से ज़्यादा है और 3.5 से कम है। हाँ, अगर हम उसको 3.4 पढ़ दिए तो कम ही पढ़े हैं, इसका मतलब निगेटिव एरर हो गया। और अगर हम 3.5 पढ़ दिए तो हम ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा बता रहे हैं ट्रू वैल्यू से, इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉजिटिव एरर हुआ। तो नेगेटिव भी एरर हो सकता है और पॉजिटिव भी एरर हो सकता है और रैंडम लाई कर सकता है, अपनी मर्जी पर डिपेंड करेगा वो, है ना। तो सिंस दिस इज़ रैंडम इट कम्स अंडर रैंडम एरर। तो फिर इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाना होगा हमको और उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो ठीक बात है, जैसे मान लो 3.4 है, ये 3.5 है, तो बीच का जो गैप हो गया 0.1 वो लीस्ट काउंट के बराबर आया। इसी एरर को क्या कहते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। तो अगर कोई एरर नहीं हुआ तो रैंडम एरर में से ये वाला एरर तो होगा ही होगा, इसको तो इससे तो कोई बच नहीं सकता कि चाहे आप कैसा भी स्केल ले लो, और छोटा स्केल ले लो, इसमें और डिविजन्स डाल दो, फिर भी 2 डिवीजन के बीच में तो गैप रहेगा, है ना। चांसेस होगा उसके बीच में, उसके बीच में आ जाए तो हम कैसे रीड करेंगे। तो लिस्ट काउंट एरर इज़ द कंपलसरी एरर। अगर किसी मेजरमेंट में आपको सिर्फ मेजर्ड वैल्यूज़ बता दिया गया, ये मेजर्ड वैल्यूज़ है, और उसका एरर नहीं बताया हो, तो आप उसका एरर मेजर्ड वैल्यू को देखकर लिस्ट काउंट निकाल लेंगे और लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा लिस्ट काउंट एरर। अरे समझे क्या? अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि एक लेंथ मेज़र करके आपको बता रहा हूँ, लेंथ इज इक्वल टू मान लो 12.0 मीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू लिखा हुआ है 8.0 मीटर, ठीक है। और आपको बोला गया एरिया में परसेंटेज एरर निकालिए। व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन एरिया, क्या करोगे? या रिलेटिव एरर इन एरिया निकालिए, सिंपल। रिलेटिव एरर इन एरिया ऑफ द फील्ड का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है। बोलो।
निकाल रहे हैं। अरे कैसे निकालोगे बोलो तो, इसमें एरर नहीं दिया हुआ है ना। लिस्ट काउंट हाँ, इसका लिस्ट काउंट 0.1, इसका लिस्ट काउंट भी 0.1। आप इसी लिस्ट काउंट को डेल्टा बना दीजिए, तो 0.1 डिवाइडेड बाय, देखेंगे ना रे, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। तो डेल्टा L बाय L जो है यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल ए बाई हाँ, डेल्टा A बाय A। यहाँ से आ रहा है हमको डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B इज इक्वल टू डेल्टा A बाय A। यही से हम लोग रख देंगे। कुछ नहीं भी दिया हो तो आप डेटा देखकर बता सकते हैं कि उसका एरर क्या रहा होगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्लास में बात। तो टोटल सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स मिलकर अगर इस सिग्निफिकेंट फिगर बनता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का जो आइडिया है वो कैसा होगा। देखो इसका रूल्स है। पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, जितना भी ज़ीरोज़ होगा सारा ज़ीरोज़ ज़ीरो में ही प्रॉब्लम होता है। बाकी जो ज़ीरो नंबर जिसका जो डिजिट ज़ीरो नहीं है वो हमेशा सर्टेन रहता है। मतलब नॉन ज़ीरो नंबर हमेशा सर्टेन रहेगा। तो सर्टेन रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट में आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे ऑल नॉन ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल नॉन ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुए होगा, ज़ीरो को काउंट करने में। तो ज़ीरोज़ नंबर, देखो नंबर विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल वाला होता है। तो अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर विदाउट डेसिमल अगर कोई नंबर है ना, और उसमें कोई ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब समझते हो? जैसे मान लो 2600 लिख दिए हैं, ये दो ज़ीरो है, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, बाद में आने वाला ज़ीरोज़ है। हाँ, है ना, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। तो विदाउट डेसिमल नंबर, अगर विदाउट डेसिमल कोई नंबर हो जिसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हो, तो ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो कौन से ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे? पॉइंट से बाहर, हाँ, जिसमें जिसमें डेसिमल पॉइंट होंगे, जिसमें डेसिमल विद डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट नंबर होंगे, उसमें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे इसी में हम लोग 2.600 लगा दें तो यही दोनों ज़ीरो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गए। जो हो रहे ओके। नाउ द ज़ीरोज़, लास्ट में एक और, जो ज़ीरोज़ शुरू में आ जाए, नंबर के कोई भी फर्स्ट डिजिट, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के शुरू में जो आ जाए, वो ज़ीरोज़ के बारे में क्या कहेंगे? और जो ज़ीरो दो डिजिट के बीच में आए, हाँ, अगर मान लो कि 2.002 लिख दिए हैं,
तो दो नॉन ज़ीरो के बीच में, दीज आर नॉन ज़ीरोज़ के बीच में जो ज़ीरोज़ है ये क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, लेकिन अगर जो ज़ीरोज़ शुरू में आ जाए, 0 0 पॉइंट, या ऐसा आप लिख सकते हो 0.002, हाउ मेनी significant figures? 3. It is 3. 3 या 1? ये तीनों ज़ीरोज़ जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। ये तीनों ज़ीरोज़ नॉट सिग्निफिकेंट है। कौन सिग्निफिकेंट होगा? जो नॉन ज़ीरो है। तो पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले आने वाले जितने ज़ीरोज़ होंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले आने वाले जितने ज़ीरोज़ होंगे सारे क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रूल, अगर कोई आप सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं, इससे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। अब जैसे मान लो मैं आपको 10.0 किलोमीटर दे दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। 10.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 है या 3 है? अरे डेसिमल पॉइंट जब आएगा, मैंने क्या बोला? डेसिमल पॉइंट जब आ जाता है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या बन जाते हैं? सिग्निफिकेंट। तो उसको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये दोनों ज़ीरोज़ जो है सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और 1 नॉन ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 हो गए। अगर मैं बोलूँ कि 10 किलोमीटर को हम 10,000 मीटर लिखेंगे, तो 10,000 मीटर लिखेंगे तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर का हुआ? तो 1 का हो गया ना। तो 1 का तो होना नहीं चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? 1 into 10 to the power करके लिखेंगे। बताओ क्या करेंगे? तब समस्या जब आ जाएगी तो आप इसको वैसे नहीं लिख पाओगे। उसको लिखने के लिए 10.0 ही लिखोगे और मीटर में बदलने के लिए 10 to the power 3 लिखोगे। तो ये साइंटिफिक मेथड में लिखा हुआ कोई नंबर हो तो उसका बेस क्वांटिटी से उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेक किया जाता है। एक्चुअली अभी सिग्निफिकेंट फिगर बढ़िया से नहीं लिखा गया है, इसको साइंटिफिक मेथड में लिखोगे तो 1.00 इंटू 10 to the power 3 मीटर लिखना होगा, 10 to the power 4 मीटर लिखना होगा। समझे? तो ये 10 to the power जो एक्सपोनेंट होता है इससे सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड नहीं होता है, जबकि किससे होता है? हाँ, बेस नंबर से डिसाइड होता है, एक्सपोनेंट से डिसाइड नहीं होता है। तो आप लिख देना, इन साइंटिफिक मेथड, in a number which is written in scientific method, a number which is written in scientific method, the base number decide the base number decides significant figure. The base number decides significant figure, not the exponent, not the exponent. दूसरी बात, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से भी सिग्निफिकेंट फिगर का चेंज नहीं आता है। लिख देना ये भी नोट में, सिग्निफिकेंट नंबर डजंट चेंज या सिग्निफिकेंट फिगर डजंट चेंज विथ चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट, विथ चेंज इन सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, अभी बात समझो एक और। कभी कभी कोई फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट आता है, जैसे ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट कभी कभी आ जाता है। जैसे हम लिखते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। तो क्या ये 2 मेजर्ड वैल्यू है या नहीं है?
नहीं है। इट्स ए नंबर एडेड इन अ फॉर्मूला, इट्स नॉट ए मेजर्ड वैल्यू। आप v मेजर्ड हो सकता है, u मेजर्ड हो सकता है, एक्सलेशन को मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। 2 तो ऑलरेडी नंबर है, मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर 2 एक ऑलरेडी एक नंबर है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे डिसाइड करोगे? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर किसी फॉर्मूले में अगर लिखा गया है तो सिग्निफिकेंट फॉर्मूला में आप इसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर ले सकते हो, एनी सिग्निफिकेंट फिगर इज पॉसिबल। जैसे आप इसको 2.0 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 2.00 भी लिख सकते हो, 2.000 भी लिख सकते हो। हालांकि सब 2 है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सबका क्या है? अलग अलग है। 2 है तो 1 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, 2.0 है तो 2 हो गया। यानी कि आप जितना चाहें उतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसका लिख सकते हैं। तो इन जनरल लिखा जाता है ए कांस्टेंट अपीयर्ड इन अ फॉर्मूला हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़। मेजर्ड वैल्यू जो अपीयर्ड होता है किसी फॉर्मूले में, उसका थ्रू कैलकुलेशंस कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। देखो सिंपल सा रूल है। पहला रूल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर मान लो कि आप 2.602 1.0 3.28 आपने ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे? तो इसका हाँ बोलो, ऐड कितना हुआ? 8 पॉइंट कितना? 6। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर। आपको क्या करना होगा, इसमें डेसिमल पॉइंट्स ढूंढना होगा। इसमें डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3। इसमें डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 1। इसमें 2। तो इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखना होता है। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितना मिला? 1। तो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है उसमें से देखेंगे सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसका है। उसी डेसिमल प्लेसेस में आंसर का भी डेसिमल प्लेसेस रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आपको 8 को राउंड ऑफ करना होगा बाय चेकिंग द नेक्स्ट नंबर। तो चेकिंग नेक्स्ट नंबर क्या है? 8 है। तो राउंड ऑफ करने के बाद कितना आ जाएगा? तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस एडिशन। क्या बात समझ में आया? यही रूल आप किसमें? सब्ट्रैक्शन में भी लागू करेंगे। क्लियर है? ओके। अब आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ। मान लीजिए 100.00 और 2 और 6.3 ऐड करना है तीनों को। तीनों ही मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। तो 108.3। ओके, हम लोग लिखेंगे 108.3। इज इट करेक्ट आंसर? नहीं, it is not correct answer in physics. It is correct in mathematics. These are measured values. तो आपको इसका डेसिमल प्लेसेस कितना है? 2। इसका 1। इसका
इनफाइनाइट। इसका है ही नहीं ना डेसिमल प्लेसेस इसमें, तो आंसर में भी डेसिमल प्लेसेस नहीं होना चाहिए। मतलब किसी एक का भी नहीं रहेगा तो सबका ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो सबसे लीस्ट है उसको देखा जाएगा। अगर किसी एक में नहीं है तो सबसे लीस्ट वही ना हो गया। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किस में आया? जिसमें नहीं है। तो नहीं है तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ से इधर हटाना है क्या कि क्योंकि हमको डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। तो डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो 8 को राउंड ऑफ करेंगे 3 को देखकर, क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। 108। यही आंसर होगा फिजिक्स में। समझ में बात आ रही है? उसी तरह से ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब ये दूसरा रूल जो होता है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन यही चीज़ जो सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, मैं एग्जांपल नहीं दिया हूँ, समझ जाना आप लोग। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कैसे करोगे बताओ ज़रा। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 4.3, क्या होगा आंसर? कैलकुलेटर से करो, यूज कैलकुलेटर। 27.004। 27.004 ये आ रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। मल्टीपल और डिवीज़न में हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर चेक करते हैं, जिसको प्रोडक्ट किया जा रहा है या डिवीज़न किया जा रहा है। तो जैसे आप 6.2 को 8 को मतलब 8 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? 2 सिग्निफिकेंट है, C 6, तो कितना हुआ टोटल इसका सिग्निफिकेंट फिगर? 3। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2। तो लीस्ट कौन सा हो गया? तो आप लीस्ट को सेलेक्ट कीजिए, आपका आंसर भी इसी सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाने के लिए आपको पहला 2 और 7 तो सिग्निफिकेंट होना ही होना है। तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे आगे वाले नंबर को देखकर, तो कितना हो जाएगा? 27 इज द राइट आंसर। 27.0 मत लिखना, 20.0 लिखोगे जैसे ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। 27 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2। तो लीस्ट वाले से मैच कर रहा है ना, बस यही रूल है इसका। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को लीस्ट करना होता है और इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करना, हाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करना होता है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ध्यान से बनाना। 10,000 है 0.0 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या होगा? ले ये बोले कि ये भी सर कोई क्वेश्चन है? 2 into 10 to the power 4 2 into 10 to the power 4 हो जाएगा। 10 to the power 3 sir। 4 है तो power 4। ये क्या लिखेंगे हम लोग? 2000 लिख सकते हैं क्या ऐसे? Yes, 20,000 20,000 इज द आंसर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ अगर हम पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो? लास्ट का ट्रेलिंग जीरोज ऐसे भी हमारे काम का है नहीं। तो आप 2 into 10 to the power 4 गलत नहीं है। नहीं बिल्कुल गलत नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 4। दिस also correct answer because we have to check the significant figure of the base quantity। इसका भी देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1
और इसमें से 3, ये 0 सारा सिग्निफिकेंट है नहीं, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1। और जो लीस्ट वाला में है सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 1 है। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 है। नहीं समझ में आई बात? आई बात समझ में? हाँ समझ गया। हाँ अब जैसे मान लो 6 4 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 4 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, क्या आंसर होगा? सर 0.1 and 10 0.2 into 10 to the power 5 पूरा प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ तो, एग्जैक्ट नंबर। 1928.4 ओह, एक आदमी बोलो। 1928.4 1928.4, यही ना है? यस सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 4 इसमें 1 हाँ 1, सॉरी 1 1 1, ये 0 शुरू में 0 आने वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसमें 1 है, तो आंसर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो आप कैसे बनाएंगे इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर का? डेसिमल को आगे ले जाएगा 10 to the power minus 5 0.2 into 10 to the power 5 minus 10 to the power 3 आपको राउंड ऑफ किसको करना पड़ेगा? ए सुनो मेरी बात, 1 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, बाकी सब नहीं चाहिए ना हमको। तो उसके बाद का नंबर क्या है? 9 तो हम 2 लिखेंगे, राइट। और डेसिमल प्लेसेस तक 0 लिखेंगे, 1 2 3 है तो 3 zeros लिखा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही हो गया, ताकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या बना रहे। आप ये 9 2 देखो, सबसे पहले जितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए वहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स तक नंबर गिनेंगे, कितना नंबर है उतना ज़ीरोज़ डाल के छोड़ देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 2 आंसर कर दें। 2 आंसर थोड़ी हो जाएगा। अब ये बच्चे गलती कर देते हैं कि हमको 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 को राउंड ऑफ करके 2 बना देते हैं, बस बात ख़त्म। आप 6 4 2 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.38 से, ये लगभग 2000 के बराबर है। क्या इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 2 से? आप 2000 से एक्सपेरिमेंट इस कर सकते हैं लगभग, है ना। 1928 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2000, वी कांट टेक 2। इसीलिए आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स तक जितना नंबर है उतना आप ज़ीरोज़ डालकर छोड़ दीजिए, बस। वो ज़ीरो ऐसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ बता देगा। ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं ना, तो हमको तो वैसे भी ज़ीरोज़ जितना चाहे उतना डाल ही सकते हैं, तो हम इसके करीब लेकर जाएंगे। इज़ इट क्लियर टू यू? ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसे में ही होता है, याद रखना। मिटा दूं? और क्या बचा? ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड पता है क्या आपको सिग्निफिकेंट साइंटिफिक मेथड में? यस सर। क्या होता है? सर 10 टू पावर जो भी होता है समथिंग, तो वही जो पावर होता है वो ऑर्डर होता है। अच्छा, इतना आसान है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो, अगर किसी साइंटिफिक मेथड फॉर्म में लिखा हुआ b इंटू 10 टू द पावर, हाँ ठीक है, b इंटू 10 टू द पावर a है, ठीक है। तो
ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा बी वैल्यू पर भी, सिर्फ ए वैल्यू पर नहीं। अगर बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, याद रखना लेस देन इक्वल टू 5, तो ऑर्डर जो है वो हो जाएगा ए, मतलब 10 टू द पावर जितना होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस हुआ कि b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है, 5.1 भी है तो भी, तो उसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, a+1। नहीं समझे? अगर मैं बोलूँ 4.9 इंटू 10 टू द पावर -3, व्हाट इज़ द ऑर्डर? -3। अगर मैं बोलूँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये किसका मास है? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? फिर जोड़ो, यहाँ पे -31 में +1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हाँ -30 हो जाएगी वैल्यू। क्लियर है? दिस इज़ द ऑर्डर। क्लियर है? समझ गए तो? हाँ, 6.0 इंटू 10 टू द पावर 2, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये 1 ही लिखेंगे ना। अरे 60 ईयर्स को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब साइंटिफिक मेथड में लिखें तो इसका ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है और यहाँ पर 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 51 से लेकर 50 से ऊपर, 50 साल से अगर ऊपर है एवरेज लाइफ, तो ऑर्डर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 50 से कम अगर एवरेज लाइफ हो तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे 4 होता, 4.0 होता, तो आप 1 में एक थोड़ी जोड़ते, 1 ही लिखते ना। 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है। समझ में बात आई? ओके, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स? नहीं पता। मुझको भी नहीं पता। It is assumed, I don't know, we don't know, Allah knows the best, but it is assumed in मतलब साइंस में जो एजम्पशन किया गया है उसके हिसाब से आवर अर्थ इज़ कितना, यूनिवर्स जो है वो 10 टू द पावर मेरे ख्याल से 24 के ऑर्डर का है। हाँ 20 साइज़ में शायद 10 टू पावर 24 साइज़ है। आई डोंट नो, मैं भूल गया, छोड़ दो, याद आएगा तो बता दूंगा। अब जो भी रहा हो, ऑर्डर हम लोग ऐसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालना सीख गए। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होने से पहले आप कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, रुको। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ज़रूरी है, उससे एक सवाल रहता है, कुछ ना कुछ सवाल रहता है नीट में, इसीलिए वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। रुको, कहाँ गया वो ट्रिक चार्ज? Where is the first part? रुको रे 2 मिनट।
मुझे वो अभी नहीं मिल रहा है वो बुक, उस डायग्राम वगैरह का ज़रूरत होता है उसमें। एक काम करो, मैं लिख देता हूँ जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे। एक्चुअली वर्नियर कैलिपर पता है आपको, यस सर। और दूसरा क्या है, स्क्रू गेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लेना, रिसेंट ईयर्स में इससे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। 2018 में भी एक प्रॉब्लम था, 2019 में भी शायद एक प्रॉब्लम था। एक टर्म होता है जो बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं इसको, बायनोमियल एक्सपेंशन। ये मैथमेटिकल टूल का टर्म है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ें होती हैं, हमको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक सिंपल चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। अगर कभी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए 1 + x⁴n, या फिर कभी 1 - x⁴n, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप 1 + nx लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर 1 - nx लिख सकते हो, जो पावर होता है x के मल्टीपल में चला जाता है, विथ ए कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये जो x की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होनी चाहिए 1 से, मतलब है बहुत ही स्मॉल नंबर, 0.001 ऐसा कुछ नंबर ऐसा आना चाहिए। 1 से बहुत छोटा हो तब ये आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, k 1 + ΔT बाई T0 टू द पावर 4 - 1 लिखा हुआ है। ये एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन का एक पार्ट है, उसको आपको यहाँ पे बताया गया। तो आप देखो यहाँ पर ΔT जो होता है ना बहुत स्मॉल होता है, या दिया भी है, देखो ΔT इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन T0। तो क्या ΔT बाई T0 लेस देन 1 लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या इस कंडीशन पे ना आ गया वो? तो क्या हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, k 1 + 4 ΔT बाई T0 - 1 लिख सकते हैं। -1 कैंसल्ड आउट, तो आंसर हो जाएगा 4 ΔT k बाय T0। समझ में आई बात? वैसे ही उसी का एप्लीकेशन देखो ऊपर है, आपको पूछा गया 1003 का पावर 1/3 कर देंगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू होगा, निकाल सकते हो? देखो 11 नंबर प्रॉब्लम, देखो इसको कैसे निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं आप 1000 + 3 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। यस सर। और 1000 को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो 1000 को कॉमन लेके बाहर निकालोगे 1000, तो अपने साथ ये पावर भी लेकर बाहर आएगा। तो यहाँ 1000 बाहर निकल गया तो क्या बचा, और इधर क्या बचेगा, 3/1000। 3/1000, क्योंकि इसमें था नहीं तो डिवाइड करना पड़ जाएगा 1/3। क्या इसको 10⁻³ लिख सकते हैं? यस सर। और इसको हम लोग 1 + 1/3 × 3/1000 लिख सकते हैं। यस सर। क्यों? तो बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन में 3 3 कट जाएगा, बचा कितना, लिख दो, ये भी 3 कट जाएगा, तो ये होगा 10 × 1 + 0.001, मतलब 1.001 × 10, दैट इज़ 10.01 इज़ द आंसर। समझ में आया? क्लियर है? तो वैसे ही क्या आप 997 टू द पावर 1/3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे? 1000 - 3 कर देना। हाँ बस निकाल लो, वैसे ही जैसे उससे निकाले, यहाँ सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। चलो और बोलो। सर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10। किसका? सेट 2।
पेज नंबर 76। सेट टू पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 6 10। 10। यही तो है, एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन इज टेकन एज 100, द एज ऑफ द यूनिवर्स इन द स्केल। छोड़ दो, तुम्हारे स्केलिंग से रिलेटेड है ये, एक्चुअली यूनिटरी मेथड से है रे। जैसे एज ऑफ द यूनिवर्स जो होता है, कैसे बताएं, इसमें तो है ही नहीं दिया हुआ। छोड़ दो हटाओ। नहीं, याद नहीं करना है, वो स्केलिंग से रिलेटेड है। बोलो नेक्स्ट बोलो। एक्सरसाइज का 3। एक्सरसाइज का 3। एक्सरसाइज का 3। ओके, दिस वन राइट, द रैंडम एरर। if the random error in arithmetic mean of 50 observation is alpha, the random error in arithmetic mean of 150 observation will be कितना होगा? तो आपको तो ये बताया था ना रूल कि रैंडम एरर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो मान लो कि रैंडम एरर जो है पहले केस में अल्फ़ा है, दूसरे केस में क्या होगा हमको निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दिए तो नंबर का उल्टा प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले केस में पहले कितना ऑब्जर्वेशन किए हैं, 50 ना, तो 50 से डिवाइड कर दो और उधर 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या रैंडम एरर कितना आ जाएगा नया वाला, मेरे ख्याल से अल्फ़ा बाई 3। हाँ, अल्फ़ा बाई 3 हो जाएगा। आप ऐसे सोचो ना, 50 ऑब्जर्वेशन में अल्फ़ा रैंडम एरर है, और अगर हम डबल कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अल्फ़ा जो है हाफ हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ट्रिपल कर देंगे तो अल्फ़ा बाई 3 हो जाएगा। रैंडम एरर डिक्रीज करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 सर, मतलब सेट 2 का मतलब ये आप बताइएगा कल, मतलब जो पढ़ के आएगा सेट 2। यस सर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? 16। द थिकनेस ऑफ पेंसिल इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। अच्छा, ये पढ़ना है पहले आपको। तो सर मतलब कल बताइएगा ना। नहीं, इसको तो आसानी से बना सकते हैं आप बिना। सर ये वाला ना बन गया सर। अरे लीस्ट, तो बन गया। अरे तो आसान है ना, थिकनेस ऑफ द पेंसिल निकाला गया स्क्रू गेज से। अब स्क्रू गेज पढ़ना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, ये सिंपल है। स्क्रू गेज से तो आप थिकनेस निकाल चुका है ना, 0.802 सेंटीमीटर आया है। अब इस स्केल का लीस्ट काउंट दिया हुआ है, तो कोई एरर नहीं दिया है, तो कौन सा एरर होता है? लीस्ट काउंट नहीं, लीस्ट काउंट एरर। अगर कोई एरर नहीं दिया है मेजरमेंट में तो कौन सा एरर लेते हैं? लीस्ट काउंट एरर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट ही लीस्ट काउंट एरर बन जाता है। तो हमारे पास बोले कि ये एरर जो आया, मान लो स्क्रू गेज से जो लेंथ मेज़र किए हैं हम लोग या थिकनेस मेज़र किए हैं, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0.001 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना कैलकुलेट किए हैं? 0.802 सेंटीमीटर। तो आपको अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% हो जाएगा। निकाल लो। पहला ऑप्शन हो जाएगा 0.125%। नेक्स्ट लेवल 2 से। लेवल 2। लेवल टू, हाँ बोलो। 14। क्वेश्चन नंबर 14। द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज़ 1/5 सेकेंड। तो हमारा लिस्ट काउंट ही लीस्ट काउंट एरर बन गया। तो जो टाइम मेज़र कर रहे हैं उसका एरर कितना हुआ? 1/5 सेकेंड। अब 20 ऑसिलेशन का वो टाइम पीरियड निकाला है कितना? टाइम कितना? 5। तो हमारे जो टाइम निकाले हैं हम लोग, टाइम जो मेज़र किए हैं वो 25 सेकेंड मेज़र करके लाए हैं,
और उसमें लीस्ट काउंट डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड है, क्योंकि वही एरर बनेगा। भाई समझे कि नहीं? तो ये एरर बन गया, तो आपको परसेंटेज एरर निकालना आसान है, वही डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। देखो कितना आता है। उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन से मतलब नहीं है, 20 ऑसिलेशन में जो मेज़र किया गया है वो क्या मेज़र किया गया है? टाइम मेज़र किया गया है। तो टाइम 25 सेकेंड्स आया, लीस्ट काउंट उसका 1.5 है, लीस्ट काउंट बिकम्स लीस्ट काउंट एरर, और 25 इज द मेजर्ड वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट बोलो। ऑसिलेशन से इधर से कंफ्यूज हो गई। हाँ, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से कोई मतलब नहीं उसको इस सवाल में। ओके, आ गया आंसर। यस सर। और बोलो। सर वो उसका 24 सर पता नहीं बस निकल नहीं रहा है आंसर। कौन सा वाला में? 24। 24 नेहा है, नेहा प्रवीण। नेहा प्रवीण है? देखो भाग गई, जैसे ही पुकारा भाग गई कि मेरे से सर सवाल पूछेंगे। ये कैसे प्रिपरेशन होगा ऐसे? हाँ बोलो, कौन सा बोले? सर 24। 24 इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ तुमको? पता नहीं आ ही नहीं रहा, दो तीन क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो समझ में आएगा तुमको। देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना? डायमेंशन किसका होता है? पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पर यूनिट टाइम गिवन बाय एन। तो एन के बारे में क्या लिखा है? ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। एरिया पर यूनिट, और कुछ है? पर यूनिट टाइम है, पढ़ो ना उसको। वॉल्यूम, वॉल्यूम है पर। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर यूनिट टाइम से मतलब है, तो पर यूनिट एरिया भी हो गया, पर यूनिट टाइम हो गया। तो अगर मैं डायमेंशन का यूनिट लिखूंगा तो पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका लिखेंगे हम लोग डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा बोलो? डायमेंशन का हो गया कैपिटल टी, और एरिया का हो गया क्या? एल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल माइनस 2t-1 लिख सकते हैं। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? कैपिटल एन का। अब आगे पढ़ो, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, छोड़ो हटाओ एक्सप्रेशन को, आगे पढ़ते हैं। वेयर n2 एंड n1 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से काम नहीं है, किससे काम है? पर यूनिट वॉल्यूम एट Z2 एंड Z1 रिस्पेक्टिवली। तो Z2 एंड Z1 आर द पोजीशन ऑन Z एक्सिस। तो इससे भी कोई मतलब नहीं होगा कि किस पोजीशन पे है ना? हमको देखना क्या है कि वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ n1 का डायमेंशन या फिर n2 का डायमेंशन, दोनों का तो सेम ही होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, वो बोला जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई मतलब नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम का लिखेंगे 1/L3। तो कितना हो जाएगा? L⁻³ -3। अब यही डायमेंशन n2 - n1 का भी हो जाएगा। और Z2 और Z1 जहाँ से लग रहा है हमको एक्सिस पे है, तो इसका मतलब क्या है? वो पोजीशन बता रहा है। तो पोजीशन का, हाँ पोजीशन का जो डायमेंशन हो जाएगा वो L हो जाएगा। अब ये सब रख के D का डायमेंशन निकाल लो। उस फॉर्मूले में D का डायमेंशन निकाल लो, n2 - n1 का यही हो जाएगा, L⁻³
और बोलो। एक मिनट हाँ सर आप फ्रंट बी सर सेक्शन बी का 1 सेक्शन बी का 1 ये उसी से है। ये स्क्रू गेज का प्रॉब्लम है, देखो 2018 में आया है ना। जी सर। देखो वही बोल रहा था मैं, स्क्रू गेज और ये वर्नियर कैलिपर दोनों पढ़ेंगे। छोड़ दो इसको, पहले पढ़ के आओ, अगले क्लास में बताऊंगा। सेक्शन बी का 11 बता दीजिए ना। सेक्शन बी का 11, सेक्शन बी का 11 ये वाला। द ए स्टूडेंट मेजर्स ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट in a given time. He uses this data to estimate g, acceleration due to gravity. If maximum percentage error in measurement of distance, okay, e1 और टाइम का e2 है। देखो अगर किसी चीज़ को फ्री फॉल छोड़ दे तो नीचे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो h डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके, तो कितने टाइम में ये ड्रॉप हो जाएगा बता सकते हो? h इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। 2h/g का अंडर रूट। तो g का वैल्यू क्या लिखेंगे? अच्छा 2h/t स्क्वायर। g क्योंकि परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g लिखना है, तो g को क्या लिखेंगे हम लोग? ट्वाइस h/t स्क्वायर। तो अब हमको बोल रहा है कि एरर जो आ रहा है डिस्टेंस मेज़र करने में, तो डेल्टा h/h इंटू 100 ये दिया हुआ है e1, और डेल्टा t टाइम को मेज़र करने में जो एरर आ रहा है डेल्टा t/t इंटू 100 ये कितना आ रहा है? e2%, e1 e2%। तो आपको पूछ रहा है g को मेज़र करने में क्या परसेंटेज एरर आएगा, तो इसको देखकर आप लिख सकते हैं डेल्टा g/g कितना? del h/h plus 2 into del h/h डेल्टा h/h प्लस 2 इंटू डेल्टा t/t। अगर दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में बदल जाएगा। यस सर। तो परसेंटेज एरर इन g निकल गया, तो ये कितना हो गया? e1 हो गया 100 लगा के, e1 प्लस 2 e2 हो गया परसेंट में। यस सर। नेक्स्ट बोलो।